Hello everybody, welcome to Wikipedia classes. So this is a video on the basic concepts of economics जो कि आपको सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न, क्योंकि जब तक आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से आप रूबरू नहीं होगे तो चीज़ों को आगे करना, इकोनॉमी को आगे अच्छे से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे अपडेट्स जो हैं वो वीडियोस की और बाकी मटेरियल भी अपलोड होता रहता है. सो लेट्स टेक द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमी, दैट इज़ इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज़ द जनरल राइज इन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जनरल प्राइजेस कितने बढ़े हैं किसी भी इकोनॉमी में, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. तो ध्यान रखिए, एक, दो या तीन कमोडिटीज़ के प्राइजेस बढ़ने का नाम इन्फ्लेशन नहीं होता. इन्फ्लेशन तभी होगी जब इकोनॉमी में जनरल राइज होगा प्राइजेस का. सिंपली मैं बताऊं अगर, तो इन्फ्लेशन बेसिकली जब कैलकुलेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो CPI दैट इज़ कंज्यूमर प्राइजेस इंडेक्स, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बास्केट ऑफ गुड्स हैं, जब उनके प्राइजेस बढ़ेंगे सबके तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. तो इन्फ्लेशन किसी एक चीज़ के प्राइस के बढ़ने का नाम नहीं है. देखिए, जैसे हम बात करते हैं सीजनली, अगर हम बात करें तो सब्जियों के प्राइजेस बढ़ जाते हैं या फ्रूट्स के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, उसको हम इन्फ्लेशन में काउंट नहीं करते. क्यों? क्योंकि दे आर ऑफ टेम्परेरी नेचर और वो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड है. बट व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन, तो इट इज़ अ जनरल राइज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब सभी गुड्स सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. तो ये तो कॉन्सेप्ट था इन्फ्लेशन का लेमैन की लैंग्वेज में. पर अगर मैं इसको आपको इकोनॉमिक लैंग्वेज में समझाऊं तो एक्चुअली होता क्या है? इट इज़ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इन्फ्लेशन में बेसिकली आपकी जो वैल्यू होती है मनी की, वो डिक्रीज हो जाती है. अब वो कैसे डिक्रीज हो जाती है? देखिए, लेट अस अज्यूम देयर इज़ अ कमोडिटी कॉल्ड एज लैपटॉप, या इसको अगर मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ले लूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात कर दूँ तो लैपटॉप को ही आप ले लीजिए. पहले ये सेम लैपटॉप 2010 में आपको शायद 10,000 रुपये का मिलता. 2020 में यही लैपटॉप 30,000 रुपये का हो गया. तो देखिए, कमोडिटी तो सेम है पर प्राइजेस जो हैं वो बढ़ गए हैं. इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. बट एक्चुअली आप देखोगे अगर, तो पहले जो चीज़ 10,000 रुपये में आ रही थी, अब वही चीज़ 30,000 रुपये में आ रही है. इसका मतलब जो रुपया है, जो मनी है, उसकी वैल्यू कम हो गई है. तभी आपने सुना होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो बोलते थे कि हमारे टाइम में पैसे की बहुत वैल्यू थी. तो विद टाइम मनी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है और उसी कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं. तो इन्फ्लेशन के दो टर्म्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हो. या तो प्राइजेस गुड्स और सर्विसेज के बढ़ जाएं तो उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है, और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो अगर मनी की वैल्यू कम हो जाए तो उसको भी हम इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डालते हैं. उसको ही एक्चुअली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कहा जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टैगफ्लेशन. अब देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. नॉर्मली क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ पे जितनी इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई. इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है प्राइस का बढ़ जाना. अब जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो प्राइजेस बढ़ते क्यों हैं, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है. तो देखिए, प्राइजेस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डिमांड एंड देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सप्लाई. अब देखिए, अगर चीज़ों की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई सेम रहे, उस केस में क्या होता है, चीज़ ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं पर वो है कम है, इसलिए प्राइजेस भी उसके बढ़ जाते हैं. एग्जाम्पल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो गर्मियों के टाइम में इन समर्स अगर आप बाज़ार में जाएं नींबू खरीदने, तो नींबू की डिमांड समर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है बट सप्लाई उसकी स्टैगनेंट होती है उस टाइम पे. दिस इज़ द रीज़न आपको यही नींबू 150 रुपये या 200 रुपये kg मिलेगा.
बट यही अगर आप सर्दियों में चले जाएंगे नींबू खरीदने, तो सर्दियों में नींबू की डिमांड कम होती है और सप्लाई जो है वो सेम होती है। इस केस में भी आपको नींबू वहाँ पे क्या मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे। सो द प्राइजेज ऑफ दीज लेमन्स विल बी चीपर एज कम्पेयर टू दैट इन समर्स। तो सारा का सारा जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला और या बेसिक सा ट्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, ध्यान भी रखिएगा। देखिए, अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई सेम रहती है तो चीज़ों के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। अगर डिमांड बढ़े और साथ में आपने सप्लाई भी बढ़ा दी तो प्राइजेस कांस्टेंट रहते हैं। अगर डिमांड कम है और सप्लाई आपने बढ़ा दी है, यानी चीज़ ज़्यादा मार्केट में है पर कम लोग उसको डिमांड कर रहे हैं, तो उसके प्राइजेस कम रहेंगे। अगर डिमांड सेम है और सप्लाई आपने बढ़ा दी है तो उस केस में क्या होगा, तब भी प्राइजेस जो है वो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई की वजह से ज़्यादा चीज़ मार्केट में आ गई है। तो ध्यान रखिए, डिमांड सप्लाई के ऊपर सारी जो है वो चीज़ें निर्भर करती हैं जनरली। और डिमांड किसी भी चीज़ की बढ़ाना इज़ ईजी, बट एट द सेम टाइम सप्लाई को बढ़ाना जो है वो टफ होता है। क्योंकि अगर कोई चीज़, अगर हम नींबू की एग्जांपल ही ले लें, तो नींबू की एकदम से अगर गर्मी हो जाएगी तो नींबू की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, पर उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ करना इज़ वेरी टफ, क्योंकि वो हमें नया नींबू लगाना पड़ेगा या हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो इसलिए सप्लाई को रेगुलेट करना थोड़ा टफ होता है या उसको बढ़ाना थोड़ा टफ होता है। डिमांड ईजिली बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अब इस सब से नॉर्मली आपको एक कंडीशन में बताता हूँ कि होता क्या है। देखिए, जब भी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो क्यों डिमांड बढ़ती है और अगर सप्लाई सेम रहे तो इस केस में उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। अब गवर्नमेंट का काम है इन प्राइजेस को कंट्रोल रखना, इन प्राइजेस को कंट्रोल में रखना, ये काम है गवर्नमेंट का। अब जब गवर्नमेंट ने इन प्राइजेस को कंट्रोल रखना है तो प्राइजेस कैसे कंट्रोल होंगे, डिमांड को कम करके प्राइजेस नहीं कंट्रोल किए जाते, बल्कि सप्लाई को बढ़ा के प्राइस कंट्रोल किए जाते हैं। तो अगर सप्लाई आपको बढ़ानी है तो ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। जब आप और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे इसका मतलब कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होती है। तो अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं कि एक नॉर्मल प्राइस बढ़ने से अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि प्राइजेस को कोप करने के लिए हम सप्लाई बढ़ाते हैं, जब सप्लाई बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ती है, और जीडीपी बढ़ती है तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो सिंपल रिलेशन इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है कि ए हेल्दी इन्फ्लेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक जो हेल्दी इन्फ्लेशन अगर हेल्दी रहेगी, हेल्दी नॉर्मली हेल्दी माना जाता है 6% तक की इन्फ्लेशन इज़ हेल्दी, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो बट कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई है पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट है, उस केस को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। तो इट इज़ अ सिचुएशन मार्क्ड बाय हाई इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। जनरली इन्फ्लेशन लीड्स टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इन केस ऑफ स्टैगफ्लेशन द इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट हैपन। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। सो इट इज़ अ स्ट्रेंज फिनोमिना इन इकोनॉमी, जब इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फिलिप कर्व। अब ये फिलिप कर्व क्या हमें बताता है वो देखिए। इट शोज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इन्फ्लेशन का नॉर्मल टर्म्स में क्या होता है, इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है? क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज द सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज करने का मतलब है हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे वो कैसे होगी, जब हम और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, नई फैक्ट्रियां खोलेंगे तो प्रोडक्शन होगी। देखिए, या तो हम एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, या हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, या फिर हम सर्विसेज को बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। इन तीनों केसेस में इनको बढ़ाने के लिए हमको चाहिए मैन पावर,
अब जब मैन पावर चाहिए तो दिस मीन्स वी हैव टू एम्प्लॉय मोर पीपल, ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो जब एम्प्लॉय ज़्यादा लोग करने पड़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। और वही रिलेशनशिप बताता है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व बोलता है कि देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तब तब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है। सो ये ध्यान रखिए, बहुत बार पेपर में कंफ्यूज करने के लिए हमें वो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन भी बोल देते हैं, बट ये एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के बीच में नहीं है, इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। एंड जब जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी अप टू अ सर्टेन लेवल। सो इन्फ्लेशन भी हेल्थी रहनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज श्रिंकफ्लेशन। ये मैंने अपनी रील्स में भी इस चीज़ की बात की थी, इसमें मैंने एग्जांपल दी थी आपको मैगी की। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन 10 रुपये की मैगी मिलती थी और उसमें 110 ग्राम मैगी होती थी। आज भी मैगी जो है वो 10 रुपये की है, बट अगर आप देखेंगे तो उसकी क्वांटिटी इज़ 55 ग्राम्स, तो ऑलमोस्ट क्वांटिटी आधी हो गई। यानी इसको मैं अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बताऊं तो एक्चुअली में मैगी का जो पैकेट पहले 10 का मिलता था अब वो 20 का होना चाहिए था। बट उन्होंने क्या किया, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो बड़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, अगर आप थोड़ा भी प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो लोग जो है वो चीज़ को ख़रीदना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो कंपनीज़ ने क्या किया, उन्होंने प्राइस बढ़ाने के बजाय उन्होंने उसकी क्वांटिटी कम कर दी। तो अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस बेसिकली मैगी के डबल हो चुके हैं, बट हमारे लिए क्योंकि 10 रुपये का पैकेट ही मिल रहा तो हम आज भी खरीद रहे हैं। तो श्रिंकफ्लेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कंपनीज क्या करती हैं, प्राइजेस को बढ़ाने के बजाय दे डिक्रीज दी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी को डिक्रीज कर देती हैं ताकि वहीं पे प्राइजेस जो है वो अकोमोडेट हो जाए। सो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच इंस्टेड ऑफ राइजिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड एंड द प्राइस इज केप्ट एट सेम, देयर बाय लीडिंग टू एन इल्यूजनरी काइंड ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। तो हमें लगता है कि प्राइस स्टेबल है, बट वो एक इल्यूजन है, एक्चुअली में प्राइसेस जो है बढ़े हैं, क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है। तो दैट इज द सिचुएशन विच इज कॉल्ड एज श्रिंकफ्लेशन। नेक्स्ट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डिप्रेशन, डिप्रेशन इन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में डिप्रेशन का क्या मतलब है, तो ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है इकोनॉमी में, जिसमें क्या होता है, ह्यूज लंप इन डिमांड, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब चीज़ों की डिमांड बहुत कम हो जाएगी तो उस केस में ऑब्वियसली उसके प्राइजेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो एक्सट्रीम रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, तो प्राइजेस भी बहुत कम हो जाएंगे। जब प्राइजेस चीज़ों के बहुत कम है, डिमांड कम है, तो आपको सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा प्राइस को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि अगर सप्लाई सेम रहेगी और डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइजेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। इस सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए आपको प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। अब जब आपको प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा तो इसका मतलब फैक्ट्रीज या फिर एग्रीकल्चर या फिर जो आपका दिस व्हाट यू कॉल एज सर्विसेज सेक्टर है, आपको इन सब सेक्टर में लोगों को ये सब सेक्टर बंद करने पड़ेंगे। जब आप ये सब सेक्टर बंद करेंगे तो उस केस में क्या होगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों की जब नौकरियां जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो जो डिप्रेशन है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड बहुत कम हो जाती है, प्राइजेस बहुत कम हो जाते हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि हमें सप्लाई बंद करनी पड़ती है इन्फ्लेशन को अप टू दैट लेवल लाने के लिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये आप चीज़ जो है वो ध्यान में रखेंगे। और वर्ल्ड में एक ही बार डिप्रेशन आया है जिसको बोला जाता है ग्रेट वर्ल्ड डिप्रेशन, और ये आया था 1929 में वर्ल्ड में। सो ग्रेट वर्ल्ड डिप्रेशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिसेशन। रिसेशन भी डिप्रेशन की तरह ही है, बट इट इज़ जस्ट अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। सो माइल्ड का मतलब क्या कि डिमांड बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो प्राइजेस भी थोड़े कम हो जाएंगे। जब प्राइजेस या इन्फ्लेशन थोड़ी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो सही, बट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मतलब थोड़े ही लोगों की जॉब्स जाएंगी, क्योंकि डिमांड थोड़ी ही कम हुई है, इसलिए हमें सप्लाई भी थोड़ी ही कम करनी पड़ेगी इस इन्फ्लेशन को मैच करने के लिए। नेक्स्ट इज़ बूम। बूम उल्टा है डिप्रेशन का।
बूम के केस में क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसको स्टेबल करने के लिए हमको सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। जब सप्लाई बढ़ाने हैं तो आपको तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो जब आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको चाहिए लेबर, यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट दोगे लोगों को। जब एम्प्लॉयमेंट दोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो डिमांड हाई, इन्फ्लेशन हाई और अनएम्प्लॉयमेंट कम। सो ये दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बूम जो नॉर्मली इकोनॉमी में हम देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ी सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको डेफिनेशन से पहले समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आप एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने चुन लिया कि आप इंजीनियर बनेंगे। जब आपने चुन लिया आप इंजीनियर बनेंगे तो आपको इंजीनियर बनने के कुछ फ़ायदे तो मिलेंगे, बट आपको डॉक्टर ना बनने के और सिविल सर्वेंट ना बनने के बहुत सारे नुकसान जो है वो झेलने पड़ेंगे। तो इसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम इज़ द केस विद अदर केस इन इकोनॉमी ऑल्सो, कि आप जैसे ये देखिए, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज़ द लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन ऑन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन। तो आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव थे, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट। आपने इंजीनियर चुना, इसका मतलब आपको इंजीनियर बनने के फ़ायदे तो मिलेंगे, पर डॉक्टर ना बनने के और सिविल सर्वेंट ना बनने के नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। एग्जाम्पल इकोनॉमी की इन्होंने दे रखी है, देखिए, इफ़ यू स्पेंड टाइम एंड मनी गोइंग टू अ मूवी, you cannot spend that time reading a book and you cannot spend the money on something else। तो इनकी एग्जाम्पल के हिसाब से देखूँ तो आपके पास एक दिन था और आपके पास 3 ऑप्शन थे। आप मूवी देखने चले जाएं, आप एक बुक खरीद लें, या फिर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें। आपने डिसाइड किया कि यू विल गो फॉर अ मूवी, तो आप मूवी देखने चले गए। तो आपको मूवी देखने का वो मज़ा, वो फ़ायदा तो मिलेगा, बट आपको बुक ना खरीदने का और फैमिली के साथ टाइम ना स्पेंड करने का नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इकोनॉमी में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख के लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि वही चीज़ हम अडॉप्ट करते हैं जिसमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और उसको लेके अगर जो हमने बाकी चीज़ें जो छोड़ी हैं उनको छोड़ने का हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इज the potential benefits that are lost when an individual business or investor chooses a substitute over another। ये opportunity cost की ही definition है कि ये वो benefits हैं जो अब बंदे ने, एक इंसान ने छोड़ दिए जब उसको इतने सारे alternatives मिले हुए थे चूज़ करने के लिए। तो you decided to be an engineer और आपने इंजीनियर चूज़ कर लिया, बट आपको लॉस हो गया डॉक्टर ना होने का और सिविल सर्वेंट ना होने का। तो ये चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। then the basic law of law in economics, that is law of demand। ये क्या बोलता है, it states that अगर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड एंड सर्विस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। it means that when the price of a product increases the demand for the same product will fall। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अगर आप बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखो एक इकोनॉमी में, तो जब जब चीज़ों के प्राइजेस बढ़ेंगे उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, डिमांड विल रिड्यूस। बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें, सप्लाई वगैरह सब कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर प्राइजेस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी। कॉमन एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे आप देख लीजिए कि आप पल्सेस को देख लीजिए कि पल्सेस के केस में अगर पल्सेस के प्राइजेस बढ़ जाएं तो पहले जो लोग महीने की 10 केजी ले रहे थे अब वो क्या लेंगे, 5 केजी लेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइजेस बढ़ गए हैं। तो उसने बोला आपकी इनकम और सप्लाई ये कांस्टेंट रहे, तो अगर चीज़ों के प्राइजेस बढ़ेंगे तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर आप चीज़ों के प्राइजेस को बढ़ाओगे तो लोग कम उन चीज़ों को खरीदेंगे। सो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। दूसरा है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि सारे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो, अगर आप
प्राइजेज जो है, इंक्रीज इन प्राइजेज रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जब प्राइजेज चीज़ों के बढ़ते हैं तो फिर क्या किया जाता है, उस प्राइस को कोप करने के लिए, जो मैंने आपको बेसिक बताया इन्फ्लेशन के केस में भी होता है कि जब प्राइजेज या इन्फ्लेशन बढ़ जाती है उसको कोप करने के लिए फिर सप्लाई जो है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि जब जब चीज़ों के प्राइजेस कम होंगे तब तब उनकी सप्लाई बढ़ाई जाएगी ताकि उनके प्राइजेस फिर से नॉर्मलाइज हो जाए। नेक्स्ट इज कैपिटल। नाउ ऑल दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, it refers to the assets, physical tools, plants and equipment that allow for increased work productivity। तो कोई भी ऐसा गुड, ऐसी चीज़ जिसको यूज़ करके हम प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं मशीनरी, फॉर एग्जांपल मैं मशीन ले लेता हूं शर्ट्स बनाने की, तो ये मशीन जो है दैट वुड बी माई कैपिटल, और ये क्या रहेगी मेरी, दैट वुड बी माई कैपिटल, और ये मेरे को फर्दर शर्ट्स बनाने में हेल्प कर रही है, इसका मतलब ये प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। तो मशीन लेना, फैक्ट्री सेटअप करना, ठीक है, ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आता है। कंप्यूटर लेना, दैट इज़ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर लेके आप बड़े सारे काम इससे कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये आपको ध्यान में रखना। तो कैपिटल कोई भी ऐसा मैन मेड गुड है जिसको यूज़ करके आप प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सकते हो और अल्टीमेटली उससे आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज मॉनिटरी पॉलिसी। अब मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है? द पॉलिसी दैट इन्वॉल्व्स द कंट्रोल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एंड द चैनल्स बाय विच न्यू मनी इज सप्लाइड। इट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लेड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो सिंपली अगर मैं समझाऊँ आपको, तो जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है उसका काम होता है ये ध्यान रखना कि मार्केट में कितनी मनी होनी चाहिए, पैसा कितना मार्केट में होना चाहिए और नया पैसा कहाँ कहाँ से आना चाहिए मार्केट में। तो वो क्या करता है, वो एक पॉलिसी लेके आता है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स को फ्लक्चुएट किया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स को चेंज किया जाता है, जिसके द्वारा कि मनी की सप्लाई मार्केट में कंट्रोल की जाती है। तो मॉनिटरी पॉलिसी कंट्री का सेंट्रल बैंक बनाता, और अगर मैं इंडिया के केस में बोलूँ तो इंडिया के केस में आरबीआई बनाती है मॉनिटरी पॉलिसी। आरबीआई की एक मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है। तो आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट्स रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का, बैंक रेट का। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे मॉनिटरी पॉलिसी रेट्स हैं। तो मॉनिटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की जिसके द्वारा वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल रखता है इकोनॉमी में और इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होती है? अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट सेंस में बोलूँ तो इट इज़ द ईज विद विच एन एसेट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश। तो किसी भी चीज़ को आप कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट करवा सकते हो उसको उसकी बोला जाता है लिक्विडिटी। बेसिकली क्या पोटेंशियल है उसकी। पर लिक्विडिटी को बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में कहा जाता है फ्लो ऑफ मनी इन दी मार्केट, कि कितना पैसा है मार्केट में, जो मनी जो है वो कितनी है मार्केट में। क्योंकि मनी को आप इजीली एक्सचेंज भी कर सकते हो और मनी को आप जो है वो इजीली उससे चीज़ें खरीद बेच सकते हो। तो ये ध्यान में रखिएगा, फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। और लिक्विडिटी पोटेंशियल क्या होती है? इट इज़ द ईज विद विच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी। तो जैसे देखिए, जैसे मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई या सेंट्रल बैंक की थी, फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट क्या करती है? इट इज़ द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस। तो गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है, गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी ऐसी बनाती है कि जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आए उसको ऐसी जगह यूज़ किया जाए कि अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सपीरियंस की जाए। तो गवर्नमेंट टिपिकली यूज़ फिस्कल पॉलिसी टू प्रमोट स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। तो पॉवर्टी कम करने के लिए और अच्छी ग्रोथ एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार जो है वो पैसे को कैसे यूज़ करेगी उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स।
अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, देखिए हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ए से बी पे जा रही है कुछ चीज़ें बी से ए में आ रही हैं। जो ए से बी में जा रही हैं वो ए के लिए हो गया एक्सपोर्ट और बी के लिए हो गया इंपोर्ट, और जो बी से ए में जा रही हैं वो बी के लिए हो गया एक्सपोर्ट और ए के लिए हो गया इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चलता रहता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम जब आप कैलकुलेट करो कि इन दोनों में से किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, फ़ायदा इन द सेंस कि किसने ज़्यादा पैसा दिया और किसने ज़्यादा पैसा कमाया, उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द ऑल ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन एंटिटीज़ इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितना वो है, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितना ट्रेड हुआ है, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितने आपने किए हैं गुड्स के, सर्विसेज के, कैपिटल के, एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट सच एज फॉरेन एड एंड रेमिटेंसीज। तो आपने कितना पैसा एड में दिया, कितना बाहर से आपके पास आया। तो लेट अस अज्यूम इंडिया और यूएसए की अगर हम एग्जांपल ले लें, इंडिया और यूएसए की, इंडिया एंड यूएसए की अगर आप एग्जांपल लोगे तो मैं बोलता हूँ इंडिया से $100 बिलियन जो हैं वो यूएसए में गए, और यूएसए ने जितना ट्रेड इंडिया के साथ किया दैट वाज अराउंड $30 बिलियन यूएसए ने इंडिया को पे किए। तो इस केस में ये जो ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच हुई है दिस वुड बी कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरह से हो सकता है, एक डेफिसिट भी हो सकता है और एक सरप्लस भी हो सकता है। डेफिसिट उस केस में होगा अगर पैसा आपने ज़्यादा दिया और कम आपको आया है। जैसे ये केस जो है दैट इज़ इंडिया के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और यूएसए के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसा लिया और कम पैसा दिया है। तो ये आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट चलता था बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जब मनी नहीं होती थी तो जो व्हाट पीपल डू कि वो अपनी जो चीज़ उनको चाहिए, लेट अस अज्यूम किसी के पास राइस है एंड ही वांट्स शुगर, तो अब पैसा तो है नहीं है क्योंकि पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो राइस वाला आदमी मार्केट में जाएगा और वहाँ जाके उस आदमी को ढूंढेगा जिसके पास शुगर है, तो उसको बोलेगा तू मेरे से राइस ले ले और तू अपनी शुगर मुझे दे दे। तो जब आप गुड्स के बदले गुड्स जो है वो बेचते या खरीदते हो दैट इज़ कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है, देखिए इसी एग्जांपल में अगर मैं बताऊं तो राइस वाला शुगर वाले के पास गया तो सही, पर ये शुगर वाला ऐसा होना चाहिए जिसको ज़रूरत राइस की है, तभी ये अपनी शुगर देगा। तो यहाँ बात आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दोनों पार्टीज़ अग्री कर जाएं चीज़ बेचने और ख़रीदने के लिए। तो इस केस में अगर इस राइस वाले को ऐसा शुगर वाला मिल जाता है कि जिसको राइस चाहिए, तो इनके केस में इट वुड बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कि राइस वाले को शुगर वाला मिल गया और शुगर वाले को राइस वाला मिल गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज़ कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है? इट इज़ एन एसेट that the borrower owns and uses as a guarantee to the lender until the loan is repaid। तो आपने देखा होगा जब भी आप कभी बैंक में लोन लेने जाएं या किसी से लोन लेने जाएं तो वो बोला जाता है कि सिक्योरिटी रख दो। तो सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी को ही बेसिकली हम कोलेट्रल बोलते हैं। सो कोलेट्रल का मतलब है कि जब भी आप किसी लेंडर से पैसा उधार लोगे तो आप अपनी कोई एसेट उसके पास रख दोगे। जैसे आप इफ़ यू बाय अ हाउस, अगर आप एक घर खरीदते हो तो एक्चुअली जब आप घर अगर लोन पे खरीदते हो तो लोन लेने के लिए आप जाओगे बैंक के पास। बैंक से व्हेन यू टेक द लोन तो बैंक आपका जो घर है उसी को गिरवी रख देगा, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉर्टगेज। बैंक उसी को गिरवी रख लेगा। इसका मतलब ये जो आपकी एसेट थी ये बैंक के पास चली जाएगी, ये बैंक के नाम हो जाएगी, और जब आप लोन वापस कर दोगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपके नाम हो जाएगी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसका कॉन्सेप्ट है कि पावर ऑफ अटॉर्नी बैंक के नाम की बनेगी क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया। जब आप लोन रीपे कर दोगे तो फिर बैंक पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पे ट्रांसफ़र
कर देगा. So that is basically called as collateral. Then production possibility set. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट का मतलब है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अ गिवन स्टॉक ऑफ नॉलेज. तो उनने बोला है कि आपके पास सर्टेन रिसोर्सेज हैं. लेट अस एज्यूम कि हमारे पास लिथियम को ही ले लें हम, अगर कि हमारे पास लिथियम है, तो इस लिथियम जो हमारे जैसे हमारे रियासी वाले डिस्ट्रिक्ट में लिथियम जो है वो डिस्कवर हुई है लिथियम रिजर्व. तो अभी हमारे पास जितनी भी नॉलेज है लिथियम को लेके उसको यूज़ करके और जितना लिथियम हमें मिला है उसको यूज़ करके कितनी चीज़ हम कौन कौन सी प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं, कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. बिल्कुल अगर इसको नटशेल में आपको लेमैन की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो लेट अस अज्यूम 1 2 3 4 हमारे पास 4 कमोडिटीज़ हैं. फर्स्ट इज राइस, सेकंड इज लेट अस से मशरूम, थर्ड इज सॉल्ट एंड फोर्थ इज चिकन. तो इन 4 चीज़ों को यूज़ करके अपनी नॉलेज से हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं डिफरेंट, उसको कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. तो इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है कि जब आपके पास आपको कोई रिसोर्स मिलता है तो आप उस रिसोर्स को यूज़ करके अभी के लेवल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से कितनी चीज़ें बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. तो ये ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट इज़ मार्केट. अब हम बार बार बात करते हैं मार्केट की कि मार्केट ऊपर चली गई है, मार्केट में क्या हो रहा है. तो मार्केट बेसिकली एक स्पेस होती है या एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि इंडिविजुअल्स का इंटरैक्शन क्रिएट करता है जहाँ पे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं हम मार्केट जा रहे हैं. अब मार्केट में क्या है, मार्केट बेसिकली एक प्लेस है जहाँ पे यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स और वही इकोनॉमी को चला रहे हैं. यही मार्केट पहले फिजिकल होती थी, अब वर्चुअल हो गई है. वर्चुअल कैसे हो गई है, जैसे फ्लिपकार्ट इज़ अ मार्केट प्लेस. तो आप वहाँ जा रहे हो, आपको जो चीज़ चाहिए आप वो खरीद रहे हो, तो वहाँ पे सेलर है और एंड यू आर दी बायर. तो बायर और सेलर मिल रहे हैं वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए. तो मार्केट्स जो हैं वो फिजिकल भी होती हैं और वर्चुअल भी होती हैं. सो मार्केट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए. नेक्स्ट इज बजट सेट. It is the set of bundles available to consumers that the consumer can buy with her income at the prevailing market prices. तो फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम इज 10,000 रुपीज़ पर मंथ. तो इस 10,000 रुपये में आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट सेट. कि इन 10,000 रुपये में आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट सेट एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. अब जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है. तो लेट अस अज्यूम कि एक शर्ट का प्राइस जो है वो 2,000 रुपीज़ है, एक जीन्स का प्राइस 3,000 रुपीज़ है. तो ये शर्ट और ये जीन्स का प्राइस. अब आपके पास है 10,000 रुपया. तो आप जो है कितनी जीन्स खरीद सकते हो, आप मैक्सिमम 2 जीन्स खरीद सकते हो और मैक्सिमम 2 शर्ट्स खरीद सकते हो. ये आपका बजट सेट आ जाएगा. तो सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद हर इनकम. अपनी इनकम के साथ वो खरीद सकता है एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस, अभी के मार्केट प्राइजेस के हिसाब से, उसको बजट सेट बोला जाता है. और सिंपली अगर बिल्कुल सिंपल बोलूँ तो आपके पास जितना पैसा है, आपकी जो इनकम है उसमें आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट सेट. देन इट इज़ इनकम इफेक्ट. The change in the optimal quality of a good when the purchasing power changes consequent upon the change in the price of the good. तो देखिए हम एज्यूम करते हैं कि आपकी इनकम है 1,000 रुपया और राइस का प्राइस है 200 रुपीज़ पर केजी. तो 1,000 रुपये में आप कितने राइस खरीद सकते हो, 5 केजी. पर अगर इसी राइस का प्राइस जो है वो 400 कर दिया जाए तो प्राइस चेंज हो गया.
आपकी इनकम जो है वो सेम रहे उतना ही, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कैसे कम होगी कि पहले आप 5 किलो खरीद पा रहे थे, अब आप सिर्फ 2.5 किलो खरीद पा रहे हो, तो 2.5 किलो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो गई चीज़ का प्राइस बढ़ाने से। तो इसी को बोलते हैं इनकम इफेक्ट, कि जब आप प्राइजेस किसी गुड के बढ़ेंगे तो आपकी परचेजिंग पावर अगर सेम है तो उस केस में गुड की क्वांटिटी खरीदने की आपकी पावर कम हो जाएगी। इसी को बोला जाता है इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स। नॉर्मली देखिए क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जैसे जैसे आपकी इनकम जो है वो बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपकी डिमांड जो है वो भी बढ़ती है किसी चीज़ को लेके। पर ये इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम बढ़ने के बाद डिमांड जो है वो कम हो जाती है। जैसे एक बड़ी कॉमन एग्जांपल से मैं बच्चों को नॉर्मली समझाता हूँ। आपने 2 तरह की चीज़ें देखी होंगी। यू मस्ट हैव सीन दिस देसी घी एंड वनस्पति घी। तो अगर आप देसी घी एंड वनस्पति घी, या फिर अगर मैं बात करूं तो जो आपका रिफाइंड ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल की मैं बात करता हूँ, तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो वनस्पति घी छोड़ के रिफाइंड ऑयल पे आ जाते हैं। जब और इनकम बढ़ेगी तो रिफाइंड को भी छोड़ के वो देसी पे आ जाएंगे। तो इनकम बढ़ने से वनस्पति घी की डिमांड कम हो गई और इनकम बढ़ने से रिफाइंड ऑयल की डिमांड कम हो गई। तो इस केस में वनस्पति और रिफाइंड दोनों इंफीरियर गुड्स हैं। अगर और ज़्यादा इनकम बढ़ेगी तो हो सकता है देसी घी से आप ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट हो जाओ, तो उस टाइम पे देसी घी क्या हो जाएगा, इंफीरियर गुड हो जाएगा। तो अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाउएवर देयर आर सम गुड्स फॉर विच द डिमांड moves in the opposite direction of the income. Such goods are called as inferior goods. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिमांड कम होती है जैसे जैसे इनकम इंडिविजुअल्स की बढ़ती है, उन्हीं को कहा जाता है इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट इज फिएट मनी। ना फिएट मनी वो मनी है जो लीगली है। अगर आपके मेरे पॉकेट में इस टाइम 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये का नोट है, दैट इज़ अ लीगल करेंसी। उसके नीचे यहाँ आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे दी पीरियड दिस अमाउंट ऑफ मनी। तो जो लीगल मनी होती है दैट इज कॉल्ड एज फिएट मनी। तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड एज फिएट मनी as they are backed by guarantee by the central bank and therefore they are legal tenders. They do not have their own intrinsic value. उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बट क्योंकि सेंट्रल बैंक ने गारंटी दे रखी है इसलिए उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो देखिए एक 100 रुपये का नोट ऐसे अगर आप देखो तो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, बट उसके बदले में हमें 100 रुपये की चीज़ जो है वो मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उस पर गारंटी हमें दी है, सेंट्रल बैंक ने गारंटी दे रखी है। तो उनकी एज सच नोट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बट वैल्यू तब हुई जब सेंट्रल बैंक ने गारंटी दी। डीमोनेटाइजेशन के केस में क्या होता है, सेंट्रल बैंक ने अपनी गारंटी जो थी वो 500 रुपये के नोट से जो थी वो हटा दी थी। उनने बोला था हम इसको इलीगल कर रहे हैं, हम कोई गारंटी नहीं देते। तो उनने 500 रुपये के नोट को और 1000 रुपये के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया। तो उनकी वो बाकी क्या बच गया, फिर पीछे तो पेपर बच गया जिसका कोई काम नहीं था। नेक्स्ट इज स्प्रेड। तो जब भी आप बैंक में कभी अकाउंट खुलवाते हो तो आप देखोगे कि बैंक में जब आप सेविंग करोगे, बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो उस पर अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और जब आप बैंक से लोन लेते हो तो उस पर एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नॉर्मली सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4 to 5% और लोन जो है वो 10 to 12% पे मिलता है। तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज स्प्रेड। तो द डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट ऑफर्ड बाय द बैंक इज कॉल्ड एज स्प्रेड। तो जो पैसा बैंक बोरो कर रहा है, बोरो कैसे कर रहा है, लोगों से ही कर रहा है ना, लोग ही वहाँ जाके डिपॉजिट करवा रहे हैं, उस पे जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है और जो लोन पे इंटरेस्ट बैंक ले रहा है, उनके बीच के डिफरेंस को कहा जाता है स्प्रेड। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के आई विल डिस्कस। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा।
तो जो इसकी PDF है इस वाले की, अगर आपको चाहिए तो आई कैन शेयर इन दी टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।